नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से है, जो कि एक तरीके से भारत का पहला इंडिजिनस एरो इंजन प्रोग्राम था। हालांकि इनिशियली हम इसे डेवलप करने में सफल नहीं हुए थे, क्योंकि हमें जितना थ्रस्ट आउटपुट चाहिए था ये उतना थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पा रहा था और इसका कोर सेक्शन भी स्टेबल नहीं था, जिस वजह से इनिशियली इसको तेजस में इस्तेमाल करने से अनफिट माना गया था। लेकिन फिर भी इसकी जो ड्राई वेरिएंट था उसको डेवलप किया जा रहा था, जिससे आगे चल के हमारी घातक यूसी में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब से इस ड्राई कावेरी इंजन को डेवलप किया जाने लगा, तब से इसकी कोर सेक्शन को पहले के मुकाबले काफ़ी स्टेबल कर दिया गया है और अभी इसकी परफॉर्मेंस से डीआरडीओ काफ़ी खुश है, जो कि एक तरीके से घातक यूसीवी को पावर कर सकता है। लेकिन इसी दौरान डीआरडीओ की तरफ से एक और प्रपोजल को यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ ने कहा था कि हालांकि पहले हमारे इंजन फाइटर जेट में इस्तेमाल करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए फिट नहीं था, लेकिन अब ये तेजस को पावर कर सकता है। इनफैक्ट इसका आउटपुट एग्जिस्टिंग जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन से भी बेहतर होने वाला है। वर्तमान की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें अगर ड्राई कावेरी इंजन में हम एग्जिस्टिंग आफ्टरबर्नर सिस्टम को लगाते हैं, जिसको इनिशियली कावेरी इंजन के लिए बनाया गया था, तब भी ये 46 किलोन्यूटन की ड्राई थ्रस्ट को और करीब 78 किलोन्यूटन की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा, जो कि बेयरली तेजस के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन ये फिर भी जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज की जो आउटपुट है उससे लगभग 6 किलोटन के आसपास कम रहेगा, जिस वजह से तेजस में इस्तेमाल करना इसको संभव नहीं हो रहा है। लेकिन डीआरडीओ का कहना है कि वो अभी इस इंजन को वापस मॉडिफाई करने वाले हैं, जिस वजह से अब ये इंजन 57 से 58 किलोटन के आसपास की ड्राई थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। और अभी इस मॉडिफाइड कावेरी इंजन के कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल को टेस्ट किया जा रहा है, जो कि डीआरडीओ के मुताबिक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल के साथ 90 किलोटन से भी ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसको तेजस की एग्जिस्टिंग जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि अभी जितने भी तेजस ऑर्डर किया गया उन सभी में जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हर एयरक्राफ्ट को सर्विस लाइफ के दौरान 3 से 4 बार इंजन बदलने की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें हम नए जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन को इंपोर्ट करने के बदले इंडिजिनस कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट सुखोई यानी कि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से, जो कि इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है, जिसे एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन भी कहा जाता है। अभी तक कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 272 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था, जिनको लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में एचएएल की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन 2022 आते आते सभी 272 सुखोई की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी थी, जिस वजह से अभी भारत में कोई भी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है और एचएएल की जो Su-30 MKI प्रोडक्शन फैसिलिटी था उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह कि 1 साल के अंदर दोबारा भारत में Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है और एचएएल वापस Su-30 MKI को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाला है। अब इसका मेन कारण यही है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। वैसे इनको खरीदने के लिए लगभग 3 से 4 सालों से रशिया के साथ बातचीत चल रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसी साल के अंदर डील को फाइनल कर दिया जाएगा। ये 12 सुखोई मेनली इंडियन एयरफोर्स की क्रैश में खराब हो गए सुखोई को रिप्लेस करने के लिए काम करने वाले हैं और 1 या 2 सुखोई डीआरडीओ और एचएएल के पास भी रहने वाला है, जिनको मिसाइल और वेपन्स को टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे ये डील फाइनल होता है तो उसके तुरंत बाद ही वापस एचएएल की तरफ से अपनी नासिक डिवीजन में Su-30 MKI को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ये सेकेंड फेज में बस 12 सुखोई को ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके बाद वापस इनकी प्रोडक्शन बंद होने वाली है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए स्मार्ट टॉर्पीडो की तरफ से। कल हमने इसके बारे में आप सभी को बताया था, क्योंकि कल डीआरडीओ की तरफ से इसके सफल परीक्षण को किया गया था। अब कल की वीडियो में मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था, तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन आज हम इसकी एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तक फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से स्मार्ट टॉर्पीडो को इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा था,
जिसमें हम मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो की मदद से दुश्मन की वॉरशिप के साथ लगभग 650 से 750 किलोमीटर के डिस्टेंस से एंगेज हो सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल टॉर्पेडो का रेंज 50 किलोमीटर के आसपास ही सीमित होता था। और मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो होने की वजह से जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो दुश्मन को इनिशियली ये पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर मिसाइल को लॉन्च किया गया, फिर टॉर्पेडो को लॉन्च किया गया। और टर्मिनल फेज में जब मिसाइल से टॉर्पेडो अलग हो जाता है और पानी के अंदर दुश्मन की तरफ जाने लगता है, तब तक भी दुश्मन को अंदाजा नहीं लगता कि एक्चुअल थ्रेट कहां से आने वाला है, जिस वजह से इसको मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत इफेक्टिव वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इंडियन नेवी अंडमान और अपनी आइलैंड में इनको डिप्लॉय करता है तो चाइनीज नेवी को हम काफी दूर से ही काउंटर कर सकते हैं, और ये हमको किसी नॉर्मल क्रूज मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ने वाला है, जिस वजह से इनको बड़ी मात्रा में डिप्लॉय करना हमारे लिए आसान रहेगा। ऐसे में अगर भारत इनको एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचता है तो जितने भी देश अभी चाइना से परेशान है, खास करके साउथ चाइना सी रीजन में मौजूद देश जिनको चाइनीज नेवी बार बार बुली करती है, वो इसे एक्वायर करने के बारे में सोच सकते हैं। रिसेंटली हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर किया था, लेकिन कॉस्ट की वजह से इनको ज़्यादा मात्रा में खरीद पाना किसी भी देश के लिए काफ़ी मुश्किल बनता है। लेकिन अगर वो स्मार्ट टॉर्पेडो को भी खरीद सकते हैं तो तब ये उनके लिए काफ़ी आइडियल वेपन साबित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली वो चाइनीज नेवी को मैच करने लायक नेवल फ्लीट को तैयार नहीं कर सकते और बड़े साइज की वेसल को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बजट उनको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ब्रह्मोस और स्मार्ट टॉर्पेडो जैसे सिस्टम को एक्वायर करने के बारे में सोचते हैं तो ये उनको एक सेफर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और फिलीपींस के पास जितने आइलैंड्स है, अगर उनमें वो ब्रह्मोस और स्मार्ट टॉर्पेडो की बैटरी को डिप्लॉय करता है तो साउथ चाइना सी रीजन में चाइनीज नेवल फ्लीट के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन जाएगी। और चाइना अब जैसे उनको परेशान कर रहा है वैसा करने से पहले आगे चल के जरूर सोचने वाला है। सिर्फ फिलीपींस ही नहीं बल्कि बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को भी भारत इसे चाहे तो एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की वजह से इस मिसाइल की जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा उसकी रेंज को हमको थोड़ा रिड्यूस करने की जरूरत पड़ सकती है, और टेक्निकली इसकी रेंज को 300 किलोमीटर के अंदर ही सीमित रखकर इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये फिर भी सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए एक सुइटेबल वेपन होने वाली, जो कि उनको चाइनीज नेवी से खुद को डिफेंड करने के लिए मदद कर सकता है। अगला अपडेट बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से है। इस कंपनी का नाम फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस है, और ये कंपनी पिछले 2-3 सालों से ड्रोन्स के सेक्टर में काफ़ी आगे निकल रही है। इनिशियली इन्होंने एग्रीकल्चर ड्रोन से शुरू किया था, लेकिन अभी ये डिफेंस मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं, और इस बार इनको आईडेक्स में अवार्ड भी मिल चुकी है। तो अभी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से अनाउंस किया गया कि वो अभी अपनी एक नई ड्रोन को लॉन्च करने वाले, और क्लेम के मुताबिक ये भारत में बनाया जाने वाला पहला बॉम्बर ड्रोन होने वाला है। इस ड्रोन का नाम FWD-200B बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी एक्चुअल इमेज पब्लिक नहीं किया गया। तो अभी आप जो इमेजेस और वीडियोस देख रहे हैं ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखाया जा रहा है। फिलहाल कंपनी की क्लेम के मुताबिक इस ड्रोन को कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है, और ये भारत का पहला मिलिट्री ग्रेड का बॉम्बर UAV होने वाला है। अभी तक इसके एक्चुअल साइज, रेंज और पेलोड के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन कंपनी के CEO का कहना है कि ये ड्रोन ऑपरेशन होने के बाद ये इंडियन मिलिट्री की एयर डिफेंस और पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में एक नया चैप्टर ऐड करने वाला है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। लगभग 2 महीने पहले US नेवी की एक वॉरशिप को भारत में रिपेयर किया गया था, और इसके तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया था कि इंडो पैसिफिक में US नेवी को फुली बैटल रेडी कंडीशन में रखने के लिए भारत में US नेवी की वॉरशिप का आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद US की तरफ से भारत के साथ मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट को साइन करने का फैसला किया गया था, जिसके चलते US नेवी की वॉरशिप को अभी किसी भी मेजर इंडियन शिपयार्ड में शेड्यूल सर्विस और मेंटेनेंस जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर इमरजेंसी में अगर US की कोई वॉरशिप इस रीजन में ब्रेकडाउन करता है तो उसको भारत में ठीक किया जा सकता है। अभी US का जो मेन एजेंडा है वो कोलकाता पोर्ट पर है, और अभी वो कोलकाता में अपनी शिप्स की रिपेयर और लॉजिस्टिक रिलेटेड फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इस तरीके की एक एग्रीमेंट को पिछले साल LNT के साथ भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से साइन किया गया था, और रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड में US नेवी की एक शिप की रिपेयर भी किया गया था। और अभी कोलकाता पोर्ट के बाद US नेवी की तरफ से गोवा शिपयार्ड के साथ भी सेम तरीके के एग्रीमेंट को साइन करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर US नेवी भारत के जितने भी मेजर शिपयार्ड है सभी को एक्वायर करना चाहता है। ऐसे डिफेंस सेक्टर में डायरेक्टली हमें कोई फायदा तो नहीं होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इस यूनाइटेड स्टेट और भारत के रिलेशन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट की वॉरशिप अगर भारत में रिपेयर होने के लिए आते हैं या आने लगते हैं
तो इससे भारत को फ्यूचर में फॉरेन शिप्स के भी रिपेयर और मेंटेनेंस ऑर्डर मिलने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगी और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। और फाइनेंशियली भारत के लिए भी बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। लेकिन अगर सच में भारत को खुद को एक मेजर शिप बिल्डिंग नेशन की लिस्ट में ऐड करना है तो मेरे हिसाब से अंडमान हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेस होने वाला है, जहाँ पर हम शिप्स के रिपेयर और मेंटेनेंस को शुरू कर सकते और वहाँ पर ऐसी कोई मेजर फैसिलिटी को बना सकते हैं जहाँ पर इंडियन ओशन रीजन से जाने वाले कोई भी शिप अपनी शिप को वहाँ पे मरम्मत कर सकते हैं, जिससे दूसरों को फ़ायदा होने के साथ साथ हमको भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।